कॉमन गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस फॉर लैंडिंग टू एमएसएमई सेक्टर। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें रिगार्डिंग द डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जो एप्लीकेशंस आती हैं उनको कितने टाइम में डिस्पोज करना। तो जहां पर जो लोन एप्लीकेशंस हैं, जहाँ क्रेडिट लिमिट जो है वो 2 लाख रुपए तक है, उन्हें डिस्पोज अप करना है विद इन 2 वीक्स। एंड जहां पर जो अमाउंट है वो 2 लाख से ज्यादा है, उन्हें डिस्पोज ऑफ करना है 4 वीक्स में। दोनों ही केसेस में जरूरी है कि जो लोन एप्लीकेशंस हो वो कंप्लीट हो, यानी कि आधी अधूरी एप्लीकेशंस ना हो। जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो एप्लीकेशन के साथ चाहिए वो साथ में लगे, उसके केस में उसके बाद 2 हफ्ते के बीच में 2 लाख तक एंड 2 लाख से ऊपर 4 हफ्ते के बीच में उस तरह के केसेस को डिस्पोज किया जाएगा। जहां पर बैंक्स के पास सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सिस्टम है, यानी कि सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेल्स हैं जिन्हें हम सीपीसी कहते हैं, तो वहां पर जो टाइमलाइन है वो कुछ इस तरह से फिक्स की जाती है। लाइकवाइज जहां पर आपको टेक्नो इकोनॉमिक वायबिलिटी को स्टडी नहीं करना है, वहां पर 14 डेज में सैंक्शन हो जाएगा केस। एंड जहां पर टेक्नो इकोनॉमिक वायबिलिटी करनी है यूनिट की, उसके केस में विद इन 21 डेज। एंड फर्दर जो एक्नॉलेजमेंट है वो सभी लोन एप्लीकेशन के केसेस में एमएसएमई बोरोवर्स को इशू की जाएंगी। तो बैंक को मैंडेटरीली जो भी एप्लीकेशंस आएंगी, जो भी मैनुअली सबमिट की गई हैं या फिर ऑनलाइन सबमिट की गई हैं, उनके रिगार्डिंग बैंक को एक्नॉलेजमेंट देनी ही देनी है। एंड फर्दर इस चीज को इंश्योर करना है कि एक रनिंग सीरियल नंबर जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर या एक्नॉलेजमेंट के ऊपर रिकॉर्डेड रहे। रनिंग सीरियल नंबर का मतलब है जो आपके किसी रिकॉर्ड बुक से मेल खाता हो, यानी कि किस नंबर के ऊपर ये एप्लीकेशन किस डेट को रिसीव हुई थी, उसके बारे में वो नंबर हमें जानकारी दे सकता है। देन इट इज रिगार्डिंग द कोलेटरल। तो बैंक जो है, जो भी लोन दिए जाएंगे माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस यूनिट्स को 10 लाख रुपए तक के, वहां पर किसी भी तरह की कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए इंसिस्ट नहीं कर सकता। एंड बैंक को चाहिए कि वो 10 लाख रुपए तक के जो भी यूनिट्स हैं जिनको फाइनेंस किया जा रहा है पीएमईजीपी के अंडर, जो केवीआईसी की यूनिट्स हैं, उनको कोलेटरल फ्री लोन यहां पर एक्सटेंड करे। एंड फर्दर कई बैंक्स ने यह भी नियम बनाया है कि जहां पर जो यूनिट्स हैं वो कुछ एक रिक्विजिट्स को फुलफिल कर रहे हैं एंड जिनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो बेहतर है, फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर है, तो उसके केस में जो बैंक कोलेटरल फ्री लोन की रिक्वायरमेंट को 25 लाख तक एक्सटेंड कर सकता है, यानी कि 25 लाख तक का जो लोन रहेगा वो बिना कोलेटरल के बैंक दे सकता है। तो बैंक जो है वो सीजीटी-एमएससी से क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंडर कवर अवेल करता है इन केस ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज वेयर एवर एप्लीकेबल। उसके बाद बात आती है रिगार्डिंग द कंपोजिट लोन। कंपोजिट लोन का मतलब है कि टर्म लोन के साथ साथ जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है उन्हें भी फुलफिल किया जाए। तो कंपोजिट लोन जो है जिसकी लिमिट 1 करोड़ तक की हो सकती है, इट कैन बी सैंक्शनड बाय द बैंक्स, जिसके बीच में जो सिंगल विंडो कहता है जो वर्किंग कैपिटल है एंड एज वेल एज टर्म लोन जो है वो सैंक्शन किया जाएगा। देन इट इज स्पेशलाइज्ड एमएसएमई ब्रांचेस। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए ये मैंडेटरी है कि वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच जरूर ओपन करेंगे। फर्दर बैंक्स को परमिट किया गया है कि वो अपने जनरल बैंक ब्रांचेस जहां पर जो टोटल एडवांसेस हैं उनका 60% या उससे ज्यादा जो पोर्टफोलियो है वो एमएसएमई सेक्टर को बिलोंग करता है, तो उसके केस में जनरल बैंक को, जनरल ब्रांचेस को यहां पर कैटेगराइज किया जा सकता है एज अ एमएसएमई ब्रांच, ताकि उनको एनकरेजमेंट मिले कि ज्यादा से ज्यादा उन्होंने स्पेशलाइज्ड एमएसएमई ब्रांचेस को ओपन करना है, ताकि इस सेक्टर को ऑन होल बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। फर्दर जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं वो स्पेशलाइज्ड एमएसएमई ब्रांचेस ओपन करेंगे आइडेंटिफाइड क्लस्टर्स में। एंड फर्दर जहां पर जो स्मॉल एंटरप्राइजेस की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ताकि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके पास बैंक क्रेडिट जो है वो आसानी से अवेलेबल हो सके। नेक्स्ट इट इज रिगार्डिंग द फैक्टरिंग। तो फैक्टरिंग क्या रहता है, जिसमें जो बुक डेब्ट्स हैं या फिर जो रिसीवेबल्स हैं किसी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की या इंडस्ट्रियल यूनिट की, उनको परचेज कर लिया जाता है। सो बुक डेब्ट या रिसीवेबल क्या रहते हैं। लाइकवाइज यहां पर एक इंडस्ट्रियल यूनिट है, लेट अस नेम इट XYZ। अब इस XYZ यूनिट ने कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की हैं पर्सन ए को, ठीक है। तो अब पर्सन ए ने यहां पर इसके पैसे देने हैं, लेकिन अभी इसने पे नहीं किए हैं, तो ये क्या है, इसका बुक डेब्ट है, यानी कि जो इसके रिसीवेबल्स होने वाले हैं इसको अभी ये पैसा मिलना है, ठीक है। तो जो
फैक्टर रहता है, जो एक कंपनी रहती है फैक्टर, वो यहां पर इन बुक डेप्ट्स को परचेज कर लेती है। परचेज करने का मतलब है, अगर मान लीजिए ये बुक डेप्ट की वैल्यू थी 1 लाख रुपए की, तो इसमें से कुछ परसेंटेज जो होती है वो अपफ्रंट यहां पर कंपनी को दे दी जाती है, यहां पर इंडस्ट्रियल यूनिट को दे दी जाती है। लाइकवाइज हम ये मानते हैं कि 80% जो यहां पर बुक डेप्ट थे वो पहले ही लिक्विडेट कर दिए गए, यानी कि 80% वैल्यू, 80,000 की वैल्यू जो थी यहां पर XYZ को पहले ही दी गई। ठीक है, तो ए के साथ कोई ना कोई ड्यू डेट फिक्स हुई होगी, यानी कि अगर कैश ट्रांजैक्शन नहीं है तो कोई ना कोई ड्यू डेट जो होगी वो फिक्स की गई होगी यहां पर डेटर के साथ। ठीक है, तो इस ड्यू डेट के ऊपर जो फैक्टर है वो यहां पर रिकवरी करेगा, किससे? पर्सन ए से। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली जो लिक्विडिटी है इंडस्ट्रियल यूनिट की वो बनी रहती है। तो फैक्टर, द इंस्टीट्यूशन दैट परचेजेस द बुक डेप्ट आल्सो टेक्स ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो सेल्स लेजर को मेंटेन करेगा। फर्दर जो भी रिस्क इन्वॉल्व रहेगा इन द रिकवरी ऑफ डेप्ट्स उसको कवर करेगा। फर्दर जो अमाउंट ड्यू होना है, यानी कि सेल्स के ऊपर जो अमाउंट ड्यू है उसे प्रीपे कर देगा, यानी कि पहले ही पे कर दिया ना यहां पर इंडस्ट्रियल यूनिट को। तो फैक्टर प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऑन द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स विद whom the company has dealings or proposes to have dealings। तो फैक्टर एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग द क्रेडिट वर्दीनेस। क्रेडिट वर्दीनेस क्या रहती है कि जो पर्सन है जो उसने उधार लिया है क्या वो उसे वापस कर पाएगा। तो वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस के रिगार्डिंग, इंडिविजुअल्स के रिगार्डिंग, जिसके साथ कंपनी डील कर रही है, जिसके साथ ये एंटरप्राइज डील कर रही है, उसके रिगार्डिंग ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, या फिर जिनके साथ डील करने वाली है उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो इट इन्वॉल्व्स द प्रोविजन ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, यानी कि क्रेडिट कंट्रोल भी करता है। फर्दर प्रोटेक्शन एंड क्रेडिट कलेक्शन सर्विसेज जो है ये प्रोवाइड की जाती हैं यहां पर फैक्टर के द्वारा। तो बेसिकली रहता क्या है कि जो फैक्टर है वो लिस्ट ऑफ पर्संस को, ऑर्गेनाइजेशंस को अप्रूव करता है, जिसे अप्रूव्ड कस्टमर कहा जाता है। एंड एक पर्सन जिसे अप्रूव किया गया, लाइकवाइज अगर जो फैक्टर है उसने पर्सन ए को अप्रूव कर दिया तो उसके रिगार्डिंग एक लिमिट को अप्रूव करेगा कि कितने लिमिट तक ये, अगर बुक डेप्ट ड्यू है इस पर्सन से या इस कंपनी से, तो उसके केस में वो लिक्विडेशन जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो फैक्टर जो है यूजुअली अप्रूव्स द लिस्ट ऑफ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशंस एज अप्रूव्ड कस्टमर्स ऑन whom फैक्टर्स क्लाइंट कैन रेज बिल्स अप टू अप्रूव्ड लिमिट्स। जिसके ऊपर जो फैक्टर का क्लाइंट है, यहां पर XYZ क्या है? फैक्टर का क्लाइंट है, जो इसके अप्रूव्ड कस्टमर, यानी कि फैक्टर का अप्रूव्ड कस्टमर होगा, उसके ऊपर एक लिमिट तक यहां पर जो बिल्स हैं उन्हें रेज किया जा सकेगा। तो जो रिलेशनशिप रहेगा फैक्टर के बीच में एंड क्लाइंट के बीच में, वो एक कंटिन्यूइंग रिलेशनशिप रहेगा। चाहे जो बैंक हैं वो भी बिल डिस्काउंटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। बिल डिस्काउंटिंग का मतलब क्या रहता है कि जैसे यहां पर अगर क्लाइंट जो है वो फैक्टर को ना दे, फैक्टर को अपने बुक डेप्ट्स ना सेल करे, ठीक है, एंड फर्दर यहां पर एक बैंक के पास ले जाए अपने बिल को, तो यहां पर बैंक भी तो इस बिल को डिस्काउंट कर देगा एंड इसको यहां पर लिक्विडिटी प्रोवाइड कर देगा। तो फिर डिफरेंस क्या रह गया फैक्टर के बीच में एंड बैंक के बीच में? तो यहां पर पहला डिफरेंस है कि बैंकर जो है वो बिल को डिस्काउंट करता है एक सर्टेन लिमिट के बीच में एंड एक सर्टेन टेनर पीरियड ऑफ बिल को। एंड जैसे ही ये टेनर पीरियड, यानी कि जितने टाइम के लिए बिल को डिस्काउंट किया गया था, लाइकवाइज ड्यू डेट जो आ गई, अब अगर ड्यू डेट पास हो गई है, ड्यू डेट खत्म हो गई है, तो उसके केस में क्या रहेगा? जो अगर बिल था, अगर वो अनपेड रहता है, यानी कि जो बायर था गुड्स का, XYZ ने यहां पर गुड्स को परचेज किया था ना पर्सन ए से, तो जो बायर था अगर उसने डिफॉल्ट कर दिया तो उसके केस में जो बिल यहां पर अनपेड रहेगा वो उसकी जो लिमिट प्रोवाइड की गई यहां पर बैंक के द्वारा, ठीक है, डिस्काउंटिंग के तहत, उसे रिमूव कर दिया जाएगा, टेम्परेली शॉर्ट हो जाएगी, यानी कि वर्किंग कैपिटल जो होगी। एंड फर्दर मोस्टली केसेस में जो बैंक जब यहां पर बिल को डिस्काउंट करता है तो वो करता है विद रिकॉर्स। तो विद रिकॉर्स एंड विदाउट रिकॉर्स का मतलब क्या है? विद रिकॉर्स का मतलब है कि अगर ड्यू डेट आती है, पर्सन ए पेमेंट नहीं देता, यानी कि जो बायर ऑफ गुड्स था जिसने XYZ से गुड्स को बाय किया था, सर्विसेज को बाय किया था, अगर ड्यू डेट आने पर ये पेमेंट नहीं करता तो उसके केस में जिम्मेदारी किसकी रहेगी? XYZ की रहेगी। तो उसे हम कहते हैं विद रिकॉर्स, यानी कि जिम्मेदारी किसकी है? अल्टीमेटली जो सेलर है ना उसी की जिम्मेदारी है, ठीक है, यानी कि जिसके बिल को डिस्काउंट किया बैंक ने उसी की जिम्मेदारी है।
ठीक है। लेकिन विदाउट रिकॉर्ड्स के केस में क्या रहता है कि जहां पर अगर ए डिफॉल्ट नहीं करता तो बैंक की जिम्मेदारी है, तो बैंक की जिम्मेदारी है। तो फैक्टरिंग में दोनों ही चीजें पॉसिबल हैं, विद रिकॉर्ड्स भी पॉसिबल है, विदाउट रिकॉर्ड्स भी पॉसिबल है। लेकिन इन केस ऑफ बिल डिस्काउंटिंग मोस्टली सभी केसेस में विद रिकोर्स ही की जाती हैं, जो बिल डिस्काउंटिंग की जाती है विद रिकोर्स की जाती है। फर्दर बैंकर जो है यहां पर वो कोई जिम्मेदारी नहीं लेता कि वो ड्यू डेट आने पर यहां पर बायर से कलेक्शन करेगा, यानी कि कस्टमर से कलेक्शन करने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। जबकि जो फैक्टर है वो सेल्स बुक को मैनेज भी करता है, वो कलेक्शंस को भी मैनेज करता है। ठीक है, तो दैट इज अ सेकंड डिफरेंस। फर्दर द बैंकर डज नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द क्रेडिटर। तो बैंकर जो है वो क्रेडिटर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड नहीं करता है। लेकिन फैक्टर के केस में हमने ऑलरेडी देखा कि जो फैक्टर है वो क्रेडिट वर्दिनेस जो रहती है डिफरेंट क्लाइंट्स की, कंपनीज की, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो फैक्टरिंग के केस में जो फैक्टर है वो ड्यू डिलिजेंस करता है क्लाइंट कस्टमर की, यानी कि जो ए पर्सन है पहले वो उसकी ड्यू डिलिजेंस करेगा, इसे अप्रूव करेगा इस इंडस्ट्रियल यूनिट को या फिर इस इंडिविजुअल को, एंड इसके लिए एक लिमिट तय करेगा कि इस लिमिट तक अगर XYZ यहां पर बिल रेज करता है, XYZ ए के ऊपर बिल रेज करता है, तो उसके केस में फैक्टरी से अलाउ करेगा कि वो इसके बुक डेप्ट को परचेज कर लेगा। लेकिन बैंक के केस में ऐसा कोई भी चीज नहीं रहती है। ठीक है, तो फैक्टरिंग जो है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द बिल डिस्काउंटिंग बाय द बैंक्स। तो जो फैक्टरिंग है वो ज्यादा कन्वीनियंट है क्योंकि आपके इसमें बुक डेप्ट मैनेज होते हैं, आपके पास इमीडिएट लिक्विडिटी रहती है, फर्दर आपकी सेल्स बुक मैनेज हो रही है, आपकी रिकवरी मैनेज हो रही है। तो बैंक XYZ के लिए जो इसकी एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन थी वो एक तरह से इसकी कैश ट्रांजैक्शन की तरह बन जाती है। ठीक है, क्योंकि यहां पर XYZ यानी कि जो क्लाइंट है उसे तो यहां पर अल्टीमेटली जो कैश है टाइम पर मिल गया, उसे तो साथ के साथ मिल गया, चाहे ए ने ड्यू डेट के ऊपर देना है तो वो तो फैक्टर की जिम्मेदारी है कि उसने रिकवरी करनी है यहां पर ड्यू डेट के ऊपर। ठीक है, फर्दर सच लिमिट्स आर आल्सो फिक्स्ड कस्टमर वाइज। जो लिमिट है वो कस्टमर वाइज फिक्स की जाती है फॉर सर्टेन म्यूचुअली एग्रीड पीरियड्स फॉर विच द फैक्टर विल परचेज द रिसीवेबल। एंड जो भी यहां पर इनवॉइस यहां पर ड्रॉ की जाएगी तो क्लाइंट यहां पर इंडिकेट करता है कि जो ड्यूज हैं इनवॉइस की डेट आर असाइंड इन फेवर ऑफ द फैक्टर। यानी कि XYZ ने कोई इनवॉइस यहां पर ड्रॉ की, इनवॉइस ड्रॉ की, तो ये इनवॉइस यहां पर इंडिकेट करेगी कि इसका जो पैसा है वो असाइन किसको किया जाता है, वो असाइन किया गया है फैक्टर को। ओके, एंड हेंस जो कस्टमर है यानी कि जो पर्सन ए है ये डायरेक्टली जो ड्यूज हैं ड्यू डेट के ऊपर किसको पे करेगा, डायरेक्टली फैक्टर को पे करेगा क्योंकि बिल किसको असाइंड है, फैक्टर को असाइंड है। तो फैक्टर जो है मेजर पोर्शन जो है लाइकवाइज वी सेड कि 80% जो पार्ट था इसने पहले ही पे कर दिया, बाकी का कुछ पार्ट जो होगा लेस हिज कमीशन वो बाद में ड्यू डेट के बाद पे कर देगा। ठीक है, यानी कि जब कस्टमर से रिसिप्ट आ जाएगी उसके बाद पे कर देगा। तो द थिंग इज कि अगर फैक्टरिंग की जाती है विदाउट रिकोर्स, विदाउट रिकोर्स जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें क्लाइंट की जिम्मेदारी जो भी थी खत्म हो जाएगी, यानी कि ए बाद में ड्यू डेट के ऊपर पैसे देता है नहीं देता है वो जिम्मेदारी किसकी रहेगी, फैक्टर की रहेगी। तो उसके केस में अगर कस्टमर फेल भी कर देता है पे करने को तो जिम्मेदार कौन रहेगा, फैक्टर रहेगा। ठीक है, तो वो अमाउंट को क्लाइंट से रिकवर नहीं कर सकता अगर विदाउट रिकोर्स है। अगर विद रिकोर्स है ए पे नहीं करता तो उसके केस में वो क्लाइंट से रिकवर कर सकता है, लेकिन अगर विदाउट रिकोर्स है तो उसके केस में अगर ए पे नहीं करता तो वो क्लाइंट से भी रिकवर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यही कारण है कि जो विदाउट रिकोर्स अगर सेल्स की हैं तो वहां पर जो चार्जेस लिए जाते हैं फैक्टर के द्वारा क्लाइंट से वो भी ज्यादा लिए जाते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा जो रिस्क है वो कवर करना है।